साधन है, ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। क्या करता है बबुआ? परिवर्तित करता है। ठीक है, ये हो जाएगा, परिवर्तित करता है, पहला चीज। ये दूसरा क्वेश्चन जैसे किया जा सकता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करेगा। ये जो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि ट्रांसफार्मर भी पूछेगा कि आपने ट्रांसफार्मर बनाया है, चलो ये बता दो कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो भैया हम क्या बोलेंगे कि ये एक अन्योन्य प्रेरण पर सिद्धांत, मतलब अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है बबुआ। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक, अन्योन्य प्रेरण में भैया हमने बताया भी था, इसमें अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कैसे काम करता है, क्योंकि इसमें दो कुंडली होती है भैया, इधर क्या है प्राइमरी और इधर क्या है सेकेंडरी, ये लिखा है ना भैया, प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली। तो यहां पे होता क्या है कि जब हम प्राथमिक कुंडली को किसी एसी सोर्स से जोड़ देते हैं तो वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स के मान में, भैया यहाँ पे फाई है, दिख नहीं रहे होगा, फाई के मान में परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है भैया, इसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इतना आपको समझाना नहीं है, बस इतना बोल देना है कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक, तीसरा पॉइंट भैया, तीसरा क्वेश्चन किया जा सकता है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है बबुआ? दो प्रकार का होता है। पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा भैया? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो जो क्या करता है, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदल दे, वो ऊंचाई। और दूसरा अपचाई। अपचाई क्या करता है, जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या कर दे भैया, कम कर दे, ट्रांसफार्मर। ठीक है, याद रखना। तो दो तरह का, ठीक, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम ही है प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलना, कम को ज्यादा करना, ज्यादा को कम कर देना। ठीक, तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो उच्च वोल्टेज को लो वोल्टेज में ला दे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जा सकता है बबुआ कि ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है, इसकी क्रोड किसकी बनी होती है, किस धातु की बनी होती है? तो नर्म लोहे की। किसकी भैया? नर्म लोहे की इसकी क्रोड बनी होती है, याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन सब ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करेगा, इसकी क्रोड किस धातु की बनी होती है, कितने प्रकार का, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है भैया कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो किस पे? प्रत्यावर्ती धारा पे, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट में, अल्टरनेटिंग करंट पे की काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके हैं, तो भैया इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लेना बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया ना? चलिए अब आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, क्योंकि भैया जल्द ही आपका भाई वाइवा लगने वाला है, इसलिए ध्यान देना बच्चों। चलिए अब छठा क्वेश्चन जिससे यहां से आपसे किया जा सकता, भाई कोई दो चार क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आपसे करेगा, लेकिन क्या पूछ लेगा कोई नहीं जानता, बट हम इतना जरूर बता देंगे भैया, इससे बाहर का पॉसिबल ही नहीं कि वो पूछ ले। ठीक, याद रखना भाई। पूछा जा सकता है अगला कि ट्रांसफार्मर में क्रोड को जो पटलित क्यों रखा जाता है, यानी एक के ऊपर एक ही करके क्यों रखते हैं, चाहे जैसे रख दें भैया, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसमें भंवर धारा को कम करने के लिए, किससे? भंवर धारा, भंवर धारा को कम करने के लिए। अब भंवर धारा इसमें उत्पन्न एक ऐसी धारा होती है जिसमें अत्यधिक ऊष्मा की हानि होती है, तो वो भंवर धारा को कम करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए, भंवर धारा को कम करने के लिए, याद रखना। बस वहां इतना आपको व्याख्या करने का नहीं पूछेगा। ठीक, अगला है कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से हानि क्या है। अभी क्या बताया कि भंवर धारा मतलब से ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो उसकी दक्षता पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें भंवर धारा से हानि यह है कि इसमें अत्यधिक ऊष्मा की हानि होती है, ऊष्मा की हानि होती है। ठीक है, ऊष्मा की हानि होती है, भंवर धारा से क्या है भैया, ऊष्मा की हानि होती है ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी परसेंट, मतलब कितनी होती है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो कितनी होती है, तो भैया याद रखना 80 से 90% इसकी दक्षता होती है। ठीक, 80 से 90%, ठीक, कहीं कहीं 75 से 90 देगा, इस तरह से याद रखना, तो 80 से 90 के एवरेज रहेगा। चलिए नेक्स्ट भैया देखते हैं, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है। बहुत सारे बच्चों के वैसे भी कमेंट्स आते हैं कि ट्रांसफार्मर में तेल, तो इसमें एक इंसुलेटेड ऑयल होता है, ठीक है, या फिर जिसको नेफ्थेलिन बोला जाता है,
तो एक खनिज तेल होता है, ठीक, एक खनिज तेल होता है, याद रखना। जैसे अगर देखें तो इसमें नैप्थेनिक प्रमुख होता है, नैप्थेनिक, ठीक है, नैप्थेनिक ऑयल होता है। अगला क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है? भाई ये भी क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफार्मर में हम तेल डालते क्यों हैं, क्या कारण है? तो भैया उसका कारण क्या है? ट्रांसफार्मर में तेल डालने का कारण क्या है? शीतलक प्रदान करने के लिए, शीतलक प्रदान करने के लिए, शीतलक का मतलब ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये ऑयल क्या होता है, यू समझना, ठंडा ऑयल होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए, कि ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा हीट ना हो, इसलिए क्या करते हैं, ये तेल डालते हैं, ठीक। चलिए इतना भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। 1 रुपए में होगी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन। 25,487 वैकेंसी आ गई हैं और एग्जाम 2026 के फरवरी एंड अप्रैल के बीच में होगा। पिछले साल 52 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, पर सिर्फ 1 रुपए में अपने कंपटीशन तेल डालते हैं, ठीक। चलिए इतना भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। हो गया ना? तो इतने क्वेश्चन आपके और हो गए, तो भैया टोटल 10। अब देख रहे हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस एक बार देखना, आंख मूंद कर एकदम से मनन कर लेना, भैया एकदम तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और बन सकते हैं, एकदम मान के चलना कि भैया वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पूछेगा बच्चों, तब ये आएगा। ये एक्स्ट्रा जो हम 5 दे रहे हैं 10 में से ही पूछ लेगा। बाकी अगर वो और भी क्वेश्चन मान लेते हैं कि भैया वो कभी कभार होते हैं ना, कि कुछ ऐसे एग्जामिनर होते हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ठीक, हमने देखा है अक्सर, वो भी मतलब जानबूझकर बच्चों को फंसाने के लिए सोचते हैं कि हाँ कोई मेरे सवाल का जवाब ना दे, मैं ही सीना चौड़ा करके हाँ रहूं कि भैया हाँ कोई बता नहीं पाया मैंने जो पूछा, क्योंकि वो घर से निकलते ही दिमाग में चलता रहता कि आज पूछना क्या है, ठीक है। तो वो भी इंसान ही है ना भैया, हमारे और आपकी तरह हैं, ठीक है। तो उनके भी मन में चलता है कि आज तो बच्चे को फंसाना है, लेकिन भैया उनको क्या पता, यहाँ जो हमारा प्यारा रसगुल्ला है मोनू सर से पढ़ के गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जा सकता? डीसी में यानी डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा में क्यों नहीं करते हैं ट्रांसफार्मर एसी के साथ ही क्यों लगाया जाता है? तो बच्चों कारण क्या है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है डीसी की वो 0 होती है, ठीक। तो लिखेंगे क्योंकि डीसी यानी डायरेक्ट करंट बोले तो दिष्ट धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति क्या होती है, वो शून्य होती है, ठीक है। क्या होती है भैया? शून्य होती है, ठीक, याद रखना। हो गया। अगला क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है? जनरली जो ट्रांसफार्मर ये है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो बच्चों जो देखिए जो घरों में इस्तेमाल होता है, घरों में जो इस्तेमाल होता है वो 50 हर्ट्ज से होता है जनरली। बाकी वैसे देखें भैया तो 25 हर्ट्ज से लेकर के भैया 400 हर्ट्ज तक होते हैं, ठीक। बाकी ज्यादातर जो ट्रांसफार्मर प्रदान करता है, ठीक, जो दैनिक जीवन में यूज होता है वो 50 हर्ट्ज तक ही होता है, सप्लाई जो चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या है? पूछ सकता है कि परिणमन अनुपात ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो भैया इस परिणमन अनुपात क्या होता है? ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, यानी द्वितीयक में जितने फेरे होंगे और प्राथमिक में जितने फेरे होंगे, एनपी, ठीक है, इनका जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है? परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात कहलाता है, ठीक है। तो याद रखना कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात, एन क्या है? फेरों की संख्या, एस मतलब सेकेंडरी, पी मतलब प्राइमरी यानी प्राथमिक, ठीक है। तो ये अनुपात हो जाता है परिणमन। नेक्स्ट कि ट्रांसफार्मर का सूत्र होता है, भाई पूछ सकता है ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है, पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है, कि ट्रांसफार्मर का सूत्र बताओ। तो ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है? तो भैया यहां पे याद रखना वीपी अपान वी एस बराबर एनपी अपान एनएस, ठीक है। वीपी का मतलब क्या है? प्राथमिक कुंडली की वोल्टता, वीएस का मतलब द्वितीयक कुंडली की वोल्टता, एनपी क्या है? तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, एनएस हो गया। नेक्स्ट है कि भैया ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या है? कोई भाई बहुत दिमाग लगा के पूछते हैं कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं। ये तो ट्रांसफार्मर है,
भाई बच्चे कहेंगे तो वो तो ट्रांसफार्मर ही होता है, नहीं भैया, उसको बोलते हैं परिणामित्र। क्या को बोलते हैं? परिणामित्र हिंदी वर्ड है, ठीक है। तो परिणामित्र हिंदी शब्द है, ये ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम है, ठीक, परिणामित्र। तो इतने तरीके से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आपको हिचकिचाना नहीं बबुआ, ठीक। आप कोई गुनाह थोड़ी किए हो, पता चले बहुत सारे बच्चे एकदम डर जाते हैं, यूं यूं ऐसे ऐसे, पता चले कि बॉडी ही बस में नहीं होती। अरे भैया खा थोड़ी ना जाएंगे, वो भी बस आपसे पूछने आए हैं। भाई आपको लगता है, डर लगता है, बोल दीजिए कि सर जी हमने ये बनाया है, हमसे इससे पूछ लीजिए, चाहे जैसे ही, तो आपसे यहीं से क्वेश्चन किया जाएगा। नहीं तो उनके मन में जो रहता है इधर उधर पूछ के बगल हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इतने टाइप के क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। तो भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और भैया फिजिक्स के अंदर और कुछ लाएंगे, ठीक है। और भाई आपको बाकी अगर जो भी बनाना है तो आप बोल दीजिएगा कि भाई आप क्या बना रहे हो चार्ट में, उससे रिलेटेड भी हम वीडियो लाएंगे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक। इस फेस्टिव सीजन अपनों को सिर्फ गिफ्ट नहीं, पीस ऑफ माइंड भी दीजिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी हट गया है, सो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं, और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है दोस्तों, और इससे निकलने वाली फार्मूले को प्राप्त कैसे करते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों ट्रांसफार्मर को इतना इजी ढंग से समझा दूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में आएगा तो एकदम मक्खन की तरह एकदम कम से कम समय में लिख करके आओगे दोस्तों, ठीक है। ट्रांसफार्मर का दोस्तों यूट्यूब पर सबसे बेहतर वीडियो आपको लगेगा, एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता क्या है समझिए। ट्रांसफार्मर याद रखिए क्या होता है कि कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में बदल देता है, या फिर ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल देता है। अब वो बदलता कैसे है उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले आपको बता दूं ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। अब कहोगे अन्योन प्रेरण क्या है, जो मेरा छठा चैप्टर देखा होगा उसको पता होगा, मैंने बताया था स्व प्रेरण और अन्योन प्रेरण क्या होता है। अन्योन प्रेरण कुछ और है नहीं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए एक आपके पास कुंडली, नजदीक एक और कुंडली अगर आप रख देते हो, और यहाँ पे आप मान लो इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, और लगातार विद्युत धारा का मान बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, या फिर घटाते जाते हो, घटाते जाते हो, यानी कुल मिलाकर के धारा के मान में परिवर्तन करते हो। जब धारा के मान में परिवर्तन करोगे तो यहाँ पे जो चुंबक उत्पन्न होगा उसमें भी परिवर्तन आएगा, और चुंबक में परिवर्तन आएगा तो क्या, कम विभव दिया जाता है, और हमें क्या मिलता है बाद में, प्रबल प्रत्यावर्ती धारा के ऊंचे विभव मिलता है। हमें क्या मिलता है, ऊंचे विभव मिलता है, ठीक है। ये आपको किताबी लैंग्वेज है, अगर आप इसे नहीं लिखना चाहते हैं तो इसे अपने लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जब हम प्राथमिक कुंडली में निम्न विभव देते हैं तो द्वितीय कुंडली में क्या होता है, उच्च विभव मिलता है। क्यों? क्योंकि द्वितीय कुंडली, छठा चैप्टर देखा होगा। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों धारा का मान बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, या फिर घटाते जाते हो, घटाते जाते हो, यानी कुल मिलाकर के धारा के मान में परिवर्तन करते हो। जब धारा के मान में परिवर्तन करोगे तो यहाँ पे जो चुंबक उत्पन्न होगा उसमें भी परिवर्तन आएगा, और चुंबक में परिवर्तन आएगा तो क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा, यानी यहाँ वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब ये जो लाइनिया निकला हुआ है ना आगे की तरफ इस तरह, ये लाइनिया इसमें से भी गुजरेगा, इस वाले कुंडली से भी गुजरेगा। जब इस वाले कुंडली से गुजरेगा तो यहाँ धारा प्रवाहित कर रहे हो, यहाँ तो कुछ नहीं कर रहे हो इस कुंडली में, सेकेंडरी कुंडली में। इस सेकेंडरी कुंडली में जब कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी तो ये चुंबक का जो रेखा है वो इससे होके गुजर रही है, और यहाँ धारा कम बेसी करने से यहाँ भी प्रभाव पड़ रहा है, यानी इसमें भी चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है। चुंबक फ्लक्स यानी फाई बी कहा जाता है, ठीक है। चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है, और जब चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो यहाँ भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, यानी वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें। उसी तरह यहाँ क्या होता है, दिमाग लगाया गया कि हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक कुंडली बना लेते हैं, और एक कुंडली यहाँ लगा देते हैं, और ये क्या है, आपके कच्चे लोहे का क्रोड होता है दोस्तों। ये जो आपको दिख रहा है ये सब कच्चे लोहे का क्रोड होता है, और एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा गया होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो आगे बताऊंगा, पहले यहाँ तक समझिए। तो आप देखिए दो तरह के ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हिंदी में अगर इसे देखा जाए तो हिंदी में ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं स्टेप अप को,
और अपचाई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन को कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो स्टेप अप का मतलब उच्चाई ट्रांसफार्मर होता क्या है, सबसे पहले आप ध्यान से समझिए। ये बात तो आपको बता दिया कि ये किस पे आधारित है, अन्योन प्रेरण पे आधारित है। अन्योन प्रेरण का मतलब समझा दिया मैंने क्या होता है, कि उसके बगल में अगर एक और कुंडली रखा रहेगा तो इसके प्रभाव में आकर के उसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, यानी उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो वही खेल यहाँ खेला गया है। अब आप कहोगे क्या है, चलिए समझाता हूं मैं आपको। ये बात तो आपको समझ आ गया कि ये अन्योन प्रेरण पे आधारित है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन पे आधारित होता है। ठीक है, और एक ऐसी युक्ति होती है, ये याद रखिएगा, कम विभव को अधिक विभव में बदल देता है या फिर अधिक विभव को कम विभव में बदल देता है। अब ये ऐसा होता क्यों है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए इसको मैं अभी अपने तरफ से बना के समझाता हूं। पहले मैं अपने तरफ से डायग्राम बना के समझाता हूं, फिर इसका मतलब समझाऊंगा क्या है। ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कुंडली लिया और यहाँ पे फेरों की संख्या बहुत कम रखी है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़े फेरों की संख्या बहुत ज्यादा कर दिया है मैंने। फेरों की संख्या क्या कर दी है, बढ़ा दी है। इधर को प्राथमिक कुंडली बोलेंगे हम। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक कुंडली कहेंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा, इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक कुंडली, और इसे सेकेंडरी कुंडली बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। अरे मान लीजिए किसी लोहे के क्रोट पे हमने संपर्कित कर दिया है, तो यहाँ प्राथमिक कुंडली का ये जो सिरा है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, मान लीजिए वोल्टेज लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे वोल्टेज, यानी यहाँ से करंट भेजूंगा। अब जब मैं यहाँ से करंट भेजूंगा, लगातार करंट बढ़ाते जाऊंगा, घटाते जाऊंगा, चाहे जो भी करूँ, यानी करंट में जब परिवर्तन करूंगा तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, यहाँ पे इस तरह से चुंबक तैयार होगा यहाँ से, और इस तरह से चुंबक इधर से भी होके गुजरेगा। तो अब यहाँ जब धारा में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ क्या होगा, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, और इसके वजह से यहाँ भी फ्लक्स में चेंजेस आ रहा है, क्योंकि चुंबक की रेखाएं इससे भी गुजर रही हैं, इसलिए यहाँ भी फ्लक्स में चेंजेस आ रहा है। और जब यहाँ फ्लक्स में चेंजेस आ रहा है तो यहाँ भी वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जब यहाँ कम कुंडली होगा, कम कुंडली और इधर ज्यादा कुंडली होगा, तो इसका मतलब होगा यहाँ जितना भी वैल्यू दोगे उसका बहुत ज्यादा वैल्यू वहां मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ मान लो सपोज दैट तुमने 20 वोल्ट दिया, तो हो सकता है वहां पे तुम्हें 200 वोल्ट मिले। ठीक है, हो सकता है यहाँ तुमने 50 वोल्ट दिया, तो हो सकता है यहाँ 100 वोल्ट मिले। मतलब कि कुंडली इधर कम रहेगा जिधर तुमने धारा बहवा रहे हो, जिधर तुम धारा बहा रहे हो, जिधर तुम वोल्टेज दे रहे हो, अगर उधर की कुंडली कम होगी और उस तरफ की, यानी जो तुम्हारा ये देखो इनपुट होता है, इनपुट का मतलब तुम जो दे रहे हो, और इधर वाला क्या होता है दोस्तों, इधर वाला आपका आउटपुट होता है दोस्तों। आउटपुट का मतलब कि रिजल्ट का मिलने वाला है, रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ मैं 20 वोल्ट दूंगा तो वहां हमें ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये होता है स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है कि कम विभव देके ज्यादा विभव प्राप्त करना। अब इसी का अगला उल्टा बोलो तो तुम ऑटोमेटिक समझ जाओगे। अगर मान लो इधर कुंडली ज्यादा कर दिया जाए, ठीक ना, और इधर कुंडली कम कर दिया जाए। ठीक है, इधर अगर मैं मान लो 200 वोल्ट दे रहा हूँ, तो उधर आउटपुट क्या निकलेगा, मुझे 200 वोल्ट दे रहा हूँ तो हो सकता है इससे कम ही निकलेगा, चाहे 10 वोल्ट हो, 20 वोल्ट हो, 40 वोल्ट हो, यानी इससे कम मिलेगा। कुल मिलाकर के इससे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। समझ आ रही मेरी बातें, इतनी बात क्लियर हो पा रही है या नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये बात क्लियर हो पा रहा है। अब देखो जो मैं डायग्राम लेके आया हूँ, वो डायग्राम बहुत ईजिली समझ आएगा आपको। वो डायग्राम आप बहुत ईजी उसे रीड कर पाओगे, समझ पाओगे। तो इसे थोड़ा सा मिटा दिया जाए। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुंडली फेरों की संख्या कितनी है, कह रहा 5 फेरे हैं, और यहाँ पे फेरों की संख्या कितनी, 20 फेरे हैं। बाप रे बाप। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो मैंने 100 वोल्ट दिया, कितना दिया प्राइमरी में, प्राइमरी यानी इधर जिधर आप वोल्टेज देते हो, ठीक है, इधर आप कनेक्शन दोगे और उधर अपने आप मिलेगा। ठीक है, तो हमने कितना दिया, 100 वोल्ट दिया, 100 वोल्ट दिया मैंने, क्या दिया, इसको वोल्टेज 100 वोल्ट दिया, लेकिन उधर कितना मिल रहा है, 400 वोल्ट। क्यों 400 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि इधर फेरों की संख्या कम है और उधर फेरों की संख्या ज्यादा है। तो जब इधर फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो यहाँ पे जो चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, वहां पे देखोगे तो फेरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वहां पर वैद्युत वाहक बल बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा, यानी यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा। तो इसे ही बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसे अगर आप ध्यान से डेफिनेशन पढ़ो तो कह रहा है कि उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसके द्वारा कम विभव दिया जाता है। क्या दिया जाता है, विभव यानी वोल्टेज कम विभव दिया जाता है, और हमें क्या मिलता है बाद में, प्रबल प्रत्यावर्ती धारा के ऊंचे विभव मिलता है। हमें क्या मिलता है, ऊंचे विभव मिलता है। ठीक है, ये आपको किताबी लैंग्वेज है। अगर आप इसे नहीं लिखना चाहते हैं तो इसे अपने लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उच्चाई ट्रांसफार्मर में जब हम प्राथमिक कुंडली में निम्न विभव देते हैं तो द्वितीय कुंडली में क्या होता है, उच्च विभव मिलता है। क्यों, क्योंकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या के मुकाबले में ज्यादा होती है। यही कहना चाह रहा है ना। और अपचाई ट्रांसफार्मर जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अगर आप डायग्राम को देखो तो यहाँ पे क्या है, जिधर तुम वोल्टेज दे रहे हो उधर फेरों की संख्या बहुत ज्यादा है, और इधर फेरों की संख्या किधर है, बहुत कम है। तो प्राइमरी की तरफ क्या है, फेरों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हो यहाँ पे फेरों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब यहाँ फेरों की संख्या मान लो 50 टर्न है। कितना है, 50 टर्न का मतलब 50 फेरे हैं।
अब यहाँ हमने 1000 वोल्ट दिया, लेकिन उधर क्या मिला हमें, 200 वोल्ट मिला। क्या मिला उधर, 200 वोल्ट। तो अब यहाँ पे एक जो फार्मूला निकल के आने वाला है कि कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ 1000 देंगे तो उधर कितना वोल्टेज मिलेगा, कैसे पता चलेगा, ये कैसे निकाल रहा है कि 1000 दिए तो हाँ 200 ही आया, भाई 300 भी तो आ सकता है, 400 भी तो आ सकता है, तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए फार्मूला देखो क्या है, ध्यान से समझना, ध्यान से फार्मूले को समझना है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जब हम इस तरह से प्राथमिक कुंडली लेते हैं तो जब इसमें विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे ई कहते हैं, ठीक है। और ई जो उत्पन्न हुआ ये प्राथमिक कुंडली के लिए हुआ ईपी, ठीक है। अब ईपी कैसे उत्पन्न हुआ आपको पता होगा, ईपी, पी का मतलब प्राथमिक और ई का मतलब वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वो होता है फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, समय के साथ, ठीक है। समय के साथ जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, समय के साथ, ये हो गया फाई फ्लक्स और ये हो गया समय, समय के साथ फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उसके वजह से क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्राथमिक कुंडली की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्राथमिक। और इस साइड में क्या है, द्वितीय कुंडली है। इधर क्या है दोस्तों, द्वितीय कुंडली है, ध्यान से समझते जाओ। तो यहाँ पे अब यहाँ प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, अभी मैं फार्मूला बना रहा हूँ इसलिए फेरों की संख्या 10 20 30 तो लिखूंगा नहीं, इसलिए फेरों की संख्या क्या लिख देता हूँ, एन लिख देता हूँ। प्राथमिक कुंडली का है इसलिए लगा दूंगा पी, तो यहाँ फेरों की संख्या हो जाएगा एन पी, ठीक है। और वैद्युत वाहक बल निगेटिव में लिखा जाता है, लेंज का नियम पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसी तरह दोस्तों द्वितीय कुंडली में जब हमने देखा तो इसके वजह से, इसके प्रभाव से यहाँ भी वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ सेकेंडरी कुंडली में, ठीक है, जिसे हम क्या लिखेंगे, ई एस लिखेंगे। और यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा, फेरों की संख्या को क्या लिख देंगे, एन एस, और फ्लक्स में परिवर्तन को क्या लिख देंगे, इतना लिख देंगे, और इसे कह देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या निकाल देंगे, अनुपात यानी रेशियो कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई पी ऊपर रहेगा, ई एस नीचे, ई पी का वैल्यू कितना है, माइनस एन पी डी फाई बटा डी टी, और बटे के नीचे माइनस एन एस डी फाई बटा डी टी। अब आप गौर से देखो तो डी फाई डी टी कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कुल मिलाकर आपके पास मिल जाएगा ई पी बटा ई एस बराबर में आ जाएगा आपका मिल जाएगा ई पी बटा ई एस बराबर में आ जाएगा आपका एन पी बटा एन एस। अब देखो यहाँ से तुम्हें वैद्युत वाहक बल पता चल जाएगा, और ये वैद्युत वाहक बल चाहो तो तुम इसे ए भी लिख सकते हो वोल्टेज के फॉर्म में, ठीक ना। इसे क्या लिखा जाता है, वोल्टेज भी लिख सकते हो, यानी वी पी बटा वी एस बराबर क्या लिख सकते हो, एन पी बटा एन एस लिख सकते हो। इसी के जरिए पता चलता है कि एक प्राथमिक कुंडली में अगर फेरे इतने हो, द्वितीय कुंडली में अगर फेरे इतने हो, और वोल्टेज यहाँ इतना दिया जाए तो कितना मिलेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो हमारे पास फेरों की संख्या 10 है और यहाँ फेरों की संख्या 20 है, ठीक है। यहाँ वोल्ट मैंने दिया 200 वोल्ट, कितना दिया, 200 वोल्ट। अब हमें देखना है कि यहाँ कितना मिलेगा, तो देखो कितना आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज कितना है, यहाँ पे वैल्यू लिखो, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, प्राथमिक कुंडली पे वोल्टेज कितना है, 200। प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या कितनी है, बराबर में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली कितनी है, 10 है, ठीक है। बटे के नीचे वी एस नहीं मालूम, मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि सेकेंडरी में वोल्टेज कितना आएगा, तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं, एन एस। यहाँ पे फेरों की संख्या कितनी है, 20। अब इसे गुणा करो, 20 इधर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 200 गुणे 20, और उधर क्या हो जाएगा, वी एस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो। अब 10 इधर आ जाएगा तो 200 गुणे 20 बटे 10 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, वी एस, 0 से 0 कट गया, कितना हुआ, 2 दूनी 4, बाप रे बाप, 400 वोल्ट आएगा, कितना, 400 वोल्ट। अब खुद ही देख लो, तुम खुद ही देख लो कि यहाँ फेरों की संख्या कम थी और वहाँ फेरों की संख्या ज़्यादा थी, तो क्या हो गया, वोल्टेज बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं। आप इसी को इधर उल्टा कर दो, इधर फेरों की संख्या ज़्यादा कर दो, उधर कम कर दो, तो पता चल जाएगा। तो क्या अब समझ आ रहा है कि हाँ मैंने 200 दिया तो वहाँ 400 क्यों आया, समझ आया। यहाँ 20 वोल्ट देंगे तो वहाँ 40 क्यों आएगा, या उल्टा कर दोगे तो भी पता चल जाएगा, समझ आई मेरी बातें।
तो ट्रांसफार्मर का काम ये है दोस्तों, इतना सटीक, इतना आसान तरीके से आपको बहुत कम लोग ही बताएंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, ध्यान से समझते हो मेरा बताए हुए बातों को, तो आप फील कर पाओगे, और जब फील कर पाओगे तो ट्रांसफार्मर को जब दोबारा लैंग्वेज में एकदम अच्छे से बना के सजा के लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, आपको कहीं भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ईमानदारी से बताइए ट्रांसफार्मर समझ आया या नहीं, ट्रांसफार्मर क्लियर हुआ या नहीं। अब जो मैंने ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताया, ट्रांसफार्मर क्या होता है, कितने तरह का होता है, ठीक है, उसका फार्मूला कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है, पूरा फील हुआ या नहीं, ईमानदारी से दिल से बताना कमेंट बॉक्स में, एक एक पॉइंट फील हुआ या नहीं, पक्की बात ना। अगर फील हुआ, अच्छे से समझ आए तो दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है, दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना, और चैनल पे अगर नए होंगे आप तो जरूर। Computers and technology today hold the potential to change the face. ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या बनाना है हमें, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। किससे बनाना है, बेंजीन की मदद से क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन होता क्या है पहले समझो। बेंजीन के ऊपर जब क्लोरीन लग जाता है तो इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। इसका मतलब बेंजीन पे हमें क्लोरीन लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, बेंजीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेंजीन। ये देखिए हमें बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो ये क्या है, हमारा बेंजीन है, ठीक है दोस्तों। और इसमें हम क्लोरीन गैस ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, क्लोरीन गैस ऐड कर देंगे। और याद रखिए जब भी बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से होती है तो अंधेरे कमरे में होती है, यानी प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है, यानी प्रकाश की। My name is Jonathan. I'm a manager at Deloitte. Since I was younger, I always had this thing where almost people felt like I should go. यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। राइटिंग थोड़ा समझिएगा, ठीक है, प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है जब अभिक्रिया होती है दोस्तों। तो ये बात आपको पता है कि बेंजीन से कोई भी अगर आके जुड़ेगा तो बेंजीन से जो हाइड्रोजन होगा वो निकलेगा। अब याद रखिए जो क्लोरीन दो ठो दिख रहा है उसमें से एक क्लोरीन इसके पास जाके जुड़ जाएगा। किसके पास, बेंजीन के पास। आपको ये बात तो पता ही होगा दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होगे तो, कि बेंजीन के पास जब भी कोई जुड़ने आएगा तो जुड़ने के लिए बेंजीन जगह बनाएगा। बेंजीन क्या बनाएगा कि आओ बेटा जुड़ जाओ, लेकिन जुड़ने से पहले क्या होगा, बेंजीन अपना एक हाइड्रोजन निकाल देगा, अपना एक हाइड्रोजन निकाल देगा। तो बेंजीन ने जो अपना एक हाइड्रोजन निकाला उसे कौन लपक लिया भैया, एक क्लोरीन जो बचा हुआ था उसने लपक लिया है। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे जो बन गया आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया दोस्तों, क्लोरोबेंजीन। अब बताइए क्या ये कठिन रिएक्शन है, बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा रिएक्शन। इससे भी बड़े बड़े रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आएगा, अभी तो शुरुआत हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो कह रहा है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाना है, तो समझ आए, ये जरूर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, एग्जाम में आता भी है, ठीक है, कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना दीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला आप देख रहे हो यही उल्टा हो गया, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, यानी बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्या करेंगे, और क्लोरोबेंजीन को अगर बेंजीन में बदलना है तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। क्लोरोबेंजीन पहले लिखिए आप, क्लोरोबेंजीन आप लिख लेंगे आसानी से, बहुत सही, इसे क्लोरोबेंजीन कहेंगे। अब क्लोरोबेंजीन से हमें बेंजीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन से हमें क्या करना है, बेंजीन बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अब आप खुद ही सोचिए, दिमाग लगाइए कि क्लोरीन यहाँ जब जुड़ा था तो हाइड्रोजन को हटाया था, उसी तरह जब क्लोरीन यहाँ से हटाएंगे, क्लोरीनवा भैया हटेगा यहाँ से, तब तो बेंजीनवा बचेगा। यानी क्लोरोबेंजीन जब बेंजीन में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा, तो क्लोरीन हटेगा तो वहाँ पे आके जुड़ेगा, फिर से हाइड्रोजन आ जाएगा वापस। यानी साबित हो गया कि हमें हाइड्रोजन लेना है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के दो अणु लिया जाता है, नवजात हाइड्रोजन के, ठीक है, नवजात हाइड्रोजन के दो अणु लिया जाता है, याद रखिएगा। और ये क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप NaOH भी ले सकते हो, NaOH भी ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही अभिक्रिया होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, जैसे ही अभिक्रिया होगा तो एक हाइड्रोजन तो आके जुड़ गया यहाँ पे, किसके पास, बेंजीन के पास, लीजिए भैया। जैसे ही एक हाइड्रोजन गया जुड़ने तो क्लोरीन हट गया, एक हाइड्रोजन बीजी हो गया बेंजीन में जुड़ करके, एक हाइड्रोजन बेंजीन में जुड़ गया। अब एक हाइड्रोजन केवल बचा है, तो एक हाइड्रोजन जानते हो किससे जुड़ेगा, जो क्लोरीनवा यहाँ से हटा है ना, उस क्लोरीन के साथ जाकर के एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब समझ आया हाइड्रोजन क्यों दो बार लिया गया था, मजा आया, क्लियर हुआ। तो हमने क्या कर लिया, क्लोरोबेंजीन से हमने क्या बना लिया, बेंजीन बना लिया। अब बताओ ये दोनों रिएक्शन क्लियर हुआ कि नहीं, पक्की बात मानूं कि आप लोग को समझ आ गया कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाया जाता है, और उसी को उल्टा अगर कर दिया जाए क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना हो तो कैसे बनाया जाएगा, क्लियर हुआ। अब चलिए अगले पे चलते हैं।
इन दोनों को बड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। अगर आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रहे होंगे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस अगर आप कर रहे होंगे तो गारंटी इन दोनों को पहचान रहे होंगे। क्या रहा है, एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट बनाइए, एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट ए वाला, और एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड बनाइए। ये दोनों बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैसे होता है ध्यान से समझिए। सबसे पहले एसिटिक अम्ल की मदद से हमें क्या बनाना है, एथिल एसीटेट। तो एसिटिक अम्ल पहले लिख लेते हैं CH3COO। H को एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ये बात आपको पता है। एसिटिक अम्ल को अगर एथिल एसीटेट बनाना है तो आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको C2H5OH लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, C2H5OH। क्योंकि ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि एथिल एसीटेट है क्या। पहले बात समझिए एसीटेट क्या होता है। CH3COO को एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटेट कहते हैं। अगर यहाँ सोडियम लग गया तो सोडियम एसीटेट हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे COO करके कैल्शियम लग गया तो कैल्शियम एसीटेट हो गया, CH3COO हो गया। और यहाँ पे C2H5 लग गया, C2H5 लग गया तो ये क्या होता है, एथिल हो गया। अभी हो गया एथिल एसीटेट। यानी कुल मिला के CH3COO C2H5 बनाना है हमें। तो अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसका मतलब इतना हमें चाहिए और इतना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है और यहाँ से OH हट रहा है। और ये अभिक्रिया किसके उपस्थिति में होती है, H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ठीक है, H2SO4 की उपस्थिति में इसे ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या, हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, COO आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, C2H5। अब देखिए ये हो गया एसीटेट हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया एथिल। ठीक है, तो कुल मिला के क्या बन गया आपका, एथिल एसीटेट। अब बताइए आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है रिएक्शन की, कहीं भी आपको जहां से मन तहां से कुछ भी आ जा रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। एक एक चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं कि यहाँ पे कैसे कैसे बन रहा है। और यहाँ पे H और OH मिलकर क्या बना लेगा दोस्तों, पानी बना लेगा। क्या बना लेगा, पानी बना लेगा। यही पानी को कई बार यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है, H2O लिख देता है और यहाँ माइनस लगा देता है। माइनस का मतलब ही है कि यहाँ से पानी निकला हुआ है। समझ आई मेरी बातें, याद रखिएगा ये बात, माइनस का मतलब ही होता है ये बात। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, यहाँ तक समझ आया, बहुत ही बढ़िया। अगला क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड बनाइए। ये आपको बहुत ही बेहतर रिएक्शन लगेगा, देखने में बहुत भारी भरकम है लेकिन बहुत इजी लगेगा। देखिए सबसे पहले आप एसिटिक अम्ल लीजिए, CH3COOH। ठीक है, इसका रिएक्शन अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अगर आप करा देते हो तो आपका एसिटिल क्लोराइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एसिटिल क्लोराइड। अब ये जैसे ही मैंने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिखा, मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट देख रहे होंगे इसको ऑटोमेटिक समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। सही बोला कि नहीं मैंने, क्या होगा, डबल क्रॉस रूल लगेगा। बताया था ना ट्रिक मैंने बहुत पहले वाले में। ठीक है, अब ध्यान से समझिए डबल क्रॉस रूल क्या होता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक ट्रिक के तौर पर समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, CH3CO और फिर O को ऐसे रखिए, फिर H ऐसे कर दीजिए, इतना कर पाएंगे। फिर उसके बाद P। क्या आप JEE और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो लेकिन फीस को लेकर थोड़ा कंसर्न हो, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि मोशन आप सबके लिए लेकर आया है। फिर O को ऐसे रखिए, फिर H ऐसे कर दीजिए, इतना कर पाएंगे। फिर उसके बाद P, एक Cl इधर, एक Cl इधर और 3 Cl नीचे, क्रॉस क्रॉस। अब इधर क्या बचा आपके पास, CH3CO, Cl बचा, हाँ या ना देख लीजिए, CH3CO, Cl इस साइड में, इसके इधर में, और उसके उधर में क्या मिला, उसके उधर में क्या मिला, HCl। क्या मिला दोस्तों, HCl। फिर लास्ट में क्या मिला आपको बीच में, POCl3, POCl3। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्रॉस रूल कब लगाना है, तो आपको बता दूं, कभी भी आपको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड किसी के साथ रिएक्शन होते हुए दिख रहा है तो ये वाला रूल लगा सकते हो, या फिर आपका थायोनिल क्लोराइड अगर रिएक्शन होते हुए नजर आ रहा है तो ये वाला रिएक्शन लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये सब चीजें सीखना है तो कैसे प्राप्त करें, जो पहला वाला वीडियो हो उसे देखेंगे तो वहां पे भी आपको समझने को मौका मिल जाएगा। अब बताइए दोनों क्लियर हुआ, चलते हैं अगले पे। इन दोनों रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों। कह रहा है फिनॉल से एनिलीन बनाना है और फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना है, यानी फिनॉल से हमें एक बार एनिलीन और एक बार फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो हर तरह का रिएक्शन करा रहा हूं, बेंजीन वाला भी करा रहा हूं, फिनॉल वाला भी करा रहा हूं, एसीटोन वाला भी करा रहा हूं, यानी हर तरह के रिएक्शन आपको दे रहा हूं। बस दिमाग से डर हटा देना है दोस्तों, एक जैसे बता रहा हूं वैसे समझते चले जाना है। ठीक है, अब फिनॉल लेना है। फिनॉल का फार्मूला आपको पता है, फिनॉल किसे कहते हैं, अगर बेंजीन के पास अगर डायरेक्ट OH आकर के जुड़ जाए तो उसे फिनॉल कहते हैं। इसे या आप ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5OH भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, फिनॉल लिया, C6H5OH। ठीक है भैया, अब इस फिनॉल के साथ हमें क्या ऐसा रिएक्शन कराना है कि एनिलीन बने। एनिलीन का फार्मूला भी तो जान लीजिए। एनिलीन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इसे एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको एनिलीन कहते हैं। यानी हमें इसको अगर सही से लिखे तो क्या लिख सकते हो, C6H5
NH2 लिख सकते हो, यानी कुल मिला के मुझे NH2 चाहिए, तो NH2 डायरेक्ट कहाँ से लाएंगे, हम अमोनिया ऐड करा देते हैं इसके साथ, सबसे मस्त क्या ऐड करा देते हैं, NH3 अमोनिया के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और ये जानते हो किसके उपस्थिति में होता है, ZnCl2 के उपस्थिति में होता है। और याद रखना उच्च ताप पर होता है, किस पे, उच्च ताप व दाब पर अभिक्रिया होती है, ठीक है, उच्च ताप और दाब पे। अगर मान लीजिए टेम्परेचर आपको दिया है 553 केल्विन, 533 केल्विन, अगर आप भूल जाओ तो उसके जगह उच्च ताप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, होगा क्या, अब आप खुद ही समझ पा रहे हो कि होने क्या वाला है। यहाँ से OH निकलने वाला है और यहाँ से एक H निकलने वाला है। कितना H निकलने वाला है, एक H, एक H निकल जाएगा तो और इसके पास क्या बचेगा, NH2 बचेगा, हाँ या ना। अब बताइए OH और H मिलके क्या बना लेगा, पानी बना लेगा। क्या बना लेगा, पानी, क्या बनाया, पानी। अब बचा क्या हमारे पास, C6H5NH2, अब इसे ही बोला जाता है एनिलीन बोला जाता है। अब बताइए समझ आया नहीं, रिएक्शन कोई दिक्कत किया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को ही आप लोग बहुत रटते हो, क्यों रटते हो मेरे भाई, एक एक चीज़ों को डिकोड करोगे ना तो रिएक्शन आसान हो जाता है, ठीक है। और एक बार दो बार अच्छे से समझ गए, फिर उसके बाद एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लिए, तब तो समझ लो ये दिमाग में नस में घुस जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, तो याद रखना फिनॉल का फार्मूला क्या है, C6H5OH। अब इसकी रिएक्शन जो होगा, फिर से सुनो मेरी बात, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होगा। किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होगा तो आपको पता है ना क्या करना है, अभी जस्ट मैंने बताया कि C6H5O को बीच में रखिए, H साइड करिए, P यहाँ रहेगा, एक Cl इधर, एक Cl इधर, 3 Cl नीचे, कचक कचक, कट गया। अब कटा तो क्या बना आपको पता है ना, इसको पहले हटा दिया जाए थोड़ा सा, ये देखो जादू से हट गया, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, C6H5Cl आ गया इस तरफ में, बीच में क्या है POCl3, लास्ट तरफ क्या है HCl। ये आगे पीछे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन प्रोडक्ट तो तुम्हें ये बनाना है ना, ठीक है। मेन प्रोडक्ट ये है ना तुम्हारा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट कहते हैं इसे, ठीक है। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ है नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए आपका क्या बन गया, यहाँ तक क्लियर हुआ, मजा आया। चलिए अगले पे चलते हैं। अब इन दोनों को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कह रहा है बेंजिल डिहाइड से बेंजोइक अम्ल बनाना है। बेंजिल डिहाइड से क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल। पहले बात तो बेंजिल डिहाइड क्या होता है, C6H5CHO को क्या कहा जाता है, बेंजिल डिहाइड कहा जाता है। अब ये बेंजिल डिहाइड में अगर आप Ag2O का रिएक्शन अगर कराते हैं, यानी सिल्वर ऑक्साइड का अगर रिएक्शन आप कराते हो तो क्या कहते हैं, आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ, यहाँ से केवल और केवल सिल्वर ऑक्साइड हट जाता है, यानी 2Ag साइड हो जाता है, 2Ag क्या हो जाता है दोस्तों, साइड हो जाता है, और आपके पास क्या बच जाता है, C6H5। अब यहाँ CHO है ना, एक O जो है उधर चला जाता है, तो C के बगल में एक नहीं बल्कि 2 O हो जाएंगे, और ये वाला जो H है किनारे हो जाएगा। इसे ही बोला जाएगा बेंजोइक अम्ल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बेंजोइक अम्ल कहा जाएगा। समझ आई मेरी बातें, इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, बेंजोइक अम्ल। अब अगला जो रिएक्शन, इसे आप खुद जान रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, बताने की आवश्यकता नहीं है, कि आपका क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है दोस्तों, DDT बनाना है। क्लोरोबेंजीन आप जानते करते हो, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लग जाता है तो क्लोरोबेंजीन कहते हैं। तो क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लिया जाता है। कितने मॉलिक्यूल लिया जाता है, ये देखिए, क्लोरोबेंजीन इसे ही कहते हैं ना, क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं क्लोरल के साथ। किसके साथ, क्लोरल के साथ। किसके साथ बच्चा, क्लोरल। अब क्लोरल क्या होता है, CCl3CHO होता है। क्या होता है, CCl3CHO को क्लोरल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, क्लोरल कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है इस कोने में एक हाइड्रोजन छुपा रहता है, 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 यहाँ एक हाइड्रोजन छुपा रहता है, यहाँ हाइड्रोजन रहता है, लेकिन क्लोरीन आने की वजह से यहाँ का हाइड्रोजन जा चुका है। तो क्या यहाँ तो हाइड्रोजन बचा है ना, तो इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। चल बेटा बाहर आ जा, इस हाइड्रोजन को भी बाहर निकाल दिए। अब यहाँ का 2 हाइड्रोजन और यहाँ के एक ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना लेता है, पानी बना लेता है दोस्तों। क्या बना लेता है, पानी। अगर मैं पानी को यहाँ माइनस करके लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये अभिक्रिया हो रहा है H2SO4 के रिस्पेक्ट में। किसके उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है, H2SO4 के उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। अब जो बच गया उसे लिख दीजिए, वही आपका DDT होता है। क्या बच गया आपके पास, बेंजीन बचा 2 ठो क्लोरीन के साथ, हाँ या ना, इस तरह से क्लोरीन के साथ। अब यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, जो बच गया यहाँ पे साइड में क्या बचा है, CCl3CH, तो CH ए लिख दिया मैंने, ये वाला CH, और यहाँ पे आ जाएगा फिर एक C,
और यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl3। इसे ही बोला जाता है DDT। अब बताइए दोस्तों, जितना रिएक्शन मैंने बताया सब रिएक्शन इजी तरीके से बिना तामझाम के हर एक चीज एकदम सटीक तरीके से आपको समझा दिया दोस्तों। ये कैसे प्राप्त करने वाला जो